Hello, welcome, my dear students of class 10th. So we have started with revision session. Hello and welcome, my dear students of class 10th. तुम लोगों का बोर्ड्स के लिए फिजिक्स का रिवीजन का एक सीरीज हमने इस चैनल पर स्टार्ट कर दिया है. We have already discussed lecture 1 and lecture 2 of this revision series. इनके जिनके लिंक नीचे दिया हुआ है, अगर नहीं देखे हो तो नीचे लिंक में क्लिक करके यू कैन वॉच लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. वो दोनों लेक्चर्स काफी लेंदी भी थे. लेक्चर 1 जो था तुम लोग देखना 55 मिनट्स के आसपास है, एंड लेक्चर 2 तो 1 आवर से भी ज्यादा, 60 मिनट से भी ज्यादा है, मोर देन 60 मिनट्स. तो सोच सकते हो कि हमने यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया होगा. सारे टाइप्स के क्वेश्चंस चैप्टर 1 से, चैप्टर 1 जो फोर्स है, फोर्स का हमने सारे टाइप्स के क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स को इन दोनों लेक्चर्स में कवर अप किया है. पूरा चैप्टर एक तरह से, ये चैप्टर 1 जो फोर्स है वो पूरे 1 शॉट में, इनफैक्ट 2 शॉट्स में, क्योंकि 2 लेक्चर्स हैं, 2 शॉट्स में हमने ये पूरा चैप्टर कवर अप कर लिया. मुझे पूरा यकीन है, गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूं कि इन दोनों लेक्चर्स को देखने के बाद चैप्टर 1 फोर्स से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम आराम से बना लोगे. ठीक है, आज हम लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं हमारे रिवीजन सेशन का, जिसमें हम वर्क, एनर्जी एंड पावर, विच इज चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर फिजिक्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट. If you want to support me, if you want to show your love, if you are really finding these revision sessions useful, then please press the like button. That would keep me motivated, keep me enthusiastic. All right. And I would feel that you are really finding these videos useful. Also, please comment below. All right. Generally, I say very rarely to you to comment, but here I'm saying that you please comment below so that I understand how much useful are you finding them, and what do you think about these revision sessions. Please comment below. Also, please share with your friends, and also if you haven't subscribed, if you're new to the channel, please subscribe and press the bell icon, because if you don't want to miss any video, any of these lectures, you have to press the bell icon. So now, without wasting any time, let us start दिस चैप्टर. तो चैप्टर का नाम क्या है? वर्क, एनर्जी एंड पावर. हमें 3 फिजिकल क्वांटिटीज को इस चैप्टर में पढ़ना है. वर्क देखना है क्या है, एनर्जी क्या है, एंड पावर क्या है. ठीक है, बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है, बहुत अच्छा इसका वेटेज भी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है. Okay, so let us start with the first question for today, and a very straightforward question. Define work. Work का definition. Okay, ये पूछा जा सकता है. Give its SI unit. Give its SI unit. Work का SI unit पूछ सकता है. और क्या पूछ सकता है चिल्ड्रन? Is work a scalar or a vector quantity? देखो, हम लोग यहाँ कुछ चीजों को समझते हैं. ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे जरूर, लिखेंगे जरूर. मैं बता रहा हूं कि ये हम रिवीजन सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे. एक तरह से ये क्रैश कोर्स हम कर रहे हैं. तुम लोगों ने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अगर देखा है तो देखा होगा कि सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे. वहां पे हमने सारी चीज एक्सप्लेन भी किया है कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है, क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है, कैसे हम रिजल्टेंट मोमेंट निकालते हैं. सो बेसिकली जिन बच्चों का पहले से पढ़ाई उतना स्ट्रांग नहीं है, उनके लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन है. ऐसा नहीं है कि इफ यू हैव ओनली कंप्लीटेड द फिजिक्स कोर्स यू विल बी डूइंग दीज रिविजन. नहीं, बिल्कुल भी कवर नहीं किया है, फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़ा है, तुम सिर्फ इनको देखो. ये पूरा बेहतरीन तरीके से हम चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बातों को आप देख लो, एंड यू विल बी ऑल्सो, इफ यू वांट टू राइट इट डाउन, यू शुड राइट इट डाउन. अभी जो हम लिखने वाले हैं, देखो, वर्क तब होता है ना जब मान लो कि बॉडी है एंड फोर्स लगा बॉडी पर, और ये बॉडी डिस्प्लेस हो गया, बॉडी यहां पर आ गया. ठीक है, तो मान लो पॉइंट ए पर फोर्स लगा था और ये पॉइंट ए अभी इतना डिस्टेंस मूव कर गया, यानी इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ. ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये फोर्स के डायरेक्शन में हुआ. ऑब्वियसली फोर्स भी इधर लगा, डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में हुआ. जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ. लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है. जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है हमेशा डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में होगा, ऐसा जरूरी नहीं है. सपोज यू हैव एन इंक्लाइंड प्लेन, अ बॉडी इज केप्ट लाइक दिस,
एंड यू अप्लाई अ हॉरिजॉन्टल फोर्स, फोर्स तुमने हॉरिजॉन्टल लगाया लेकिन डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल नहीं हुआ, थोड़ा एंगल बनाकर हुआ ऊपर की तरफ, तो फोर्स का डायरेक्शन ऐसे और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुआ ना, देयर इज सम एंगल, वी डिनोट द एंगल विद थीटा। सो हियर ऐसा जरूरी नहीं है कि फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में होगा, जरूरी नहीं है। लेकिन जब हम वर्क का डेफिनेशन लिखते हैं, डिफाइन वर्क, तब हम डेफिनेशन ऐसा मान के लिखते हैं कि फोर्स जिस डायरेक्शन में हुआ डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, वर्क का जो जनरल फॉर्मूला होता है वर्क निकालने का वो होता है एफ एस कॉस थीटा। एफ क्या है? एफ है ये फोर्स, जो फोर्स हमने इस बॉडी पे लगाया, ठीक है। एस क्या है? एस है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जो जिस पॉइंट पे हमने फोर्स लगाया उस वो पॉइंट कितना डिस्प्लेस हो गया, जैसे पॉइंट ए यहां पे था, वो पॉइंट ए अभी यहां चला गया, तो वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कितना डिस्प्लेस हुआ, दैट इज एस। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो जैसे इस केस में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच कुछ एंगल है, वो एंगल है थीटा। मैंने अभी अभी तुम लोगों को क्या बताया कि जब हम वर्क का डेफिनेशन लिखेंगे तो हम ये मान के लिखेंगे कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, मतलब कुछ ऐसा, ये वाला एग्जांपल जैसा है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है। तो वैसे सिचुएशन में थीटा क्या होगा? अगर दो लाइंस सेम डायरेक्शन में ही हो तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? ऑब्वियसली 0 डिग्री, देयर इज नो एंगल बिटवीन देम। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच कोई एंगल नहीं, यानी इस केस में थीटा 0 डिग्रीज है। यानी हम जब वर्क का डेफिनेशन लिखेंगे तब हम ये मान के लिखेंगे कि ये थीटा 0 डिग्रीज है, यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए थीटा 0 है। तो हमारा वर्क का फॉर्मूला तब क्या हो जाएगा? एफ एस कॉस 0 डिग्रीज, और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, यानी वर्क डन हो जाएगा एफ इंटू एस। इसी फॉर्मूला को अब हम डेफिनेशन ऑफ वर्क के तहत लिखेंगे। वर्क का डेफिनेशन क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ, दिख रहा है ना, फोर्स मल्टीप्लाइड विद डिस्प्लेसमेंट, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। शर्त क्या है? द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वो जरूर लिखना है क्योंकि हमने ये अज्यूम करके डेफिनेशन लिखा है कि थीटा 0 डिग्रीज है, यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। तो हम जब डेफिनेशन लिखेंगे वर्क डन का, इस बात को हमें यहां जरूर मेंशन करना है कि डिस्प्लेसमेंट जो हमने लिया है दैट हैज बीन टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसलिए लिखेंगे और डिफाइन वर्क, द अमाउंट ऑफ वर्क डन by a force is equal to the product of the force and the displacement of the point of application of force in the direction of force, in the direction of force। देखो हमने लिखा है that the displacement of the point of application of force in the direction of force, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझते हैं क्या लिखा हमने? वही चीज लिखा जो अभी अभी हमने पढ़ा कि वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये डॉट क्या बता रहा है ना कि ये मल्टीप्लाई क्या है, प्रोडक्ट है। बेसिकली क्लास 11 में पढ़ोगे कि ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए डॉट यूज करते हैं। डॉट इज सिग्निफाइंग दैट हियर वी हैव मल्टीप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, नथिंग एल्स। ओके, सो यहां पर क्या है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है, वही तो हमने लिखा है। वर्क डन बाय अ फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट किसका किसके बीच? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। किसका डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जिस पॉइंट पर, जैसे इस फिगर में देखो पॉइंट पर फोर्स लगा, वो पॉइंट कितना डिस्प्लेस हो गया। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, वो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा उस डायरेक्शन में। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स का मतलब ही है कि थीटा इज 0 डिग्रीज, इसीलिए हमने एफ इंटू एस लिखा, क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाता है। वेरी सिंपल, इट्स एसआई यूनिट पूछा है, गिव इट्स एसआई यूनिट। फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? मीटर। एंड इसी न्यूटन मीटर को कहते हैं जूल। तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल।
जूल, कैपिटल जे इसका सिंबल है, स्मॉल जे लिखेंगे जब पूरा वर्ड लिखेंगे, JULE, जूल। इज इट अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी? याद रखना, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन नहीं होता है। सिर्फ मैग्नीट्यूड से वर्क का मीनिंग कंप्लीट होता है। मैं बोलूंगा 40 जूल्स ऑफ वर्क हुआ या 50 जूल्स ऑफ वर्क किया गया, द मीनिंग इज कंप्लीटली understood. There's no concept of direction, hence it is a scalar quantity. ठीक है, अब देखो ये जो जूल है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन वन जूल। राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कैन कम, डिफाइन वन जूल, डिफाइन वन जूल। एंड इसको डिफाइन हम बहुत इजीली कर सकते हैं, क्योंकि जूल बेसिकली क्या है, अभी अभी हमने देखा कि फोर्स इज न्यूटन, एस डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, एंड वही न्यूटन और मीटर को मल्टीप्लाई करके ही हमें मिला जूल, यानी 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। तो 1 जूल का डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, इस इक्वेशन को सेंटेंस में कन्वर्ट कर दो, 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन by a force of 1 Newton when it displaces a body by 1 meter in the direction of force. ये जरूर लिखना, in the direction of force। ठीक है भाई, इसी चीज को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो, 1 जूल, राइट डाउन, is the amount of work done by a force of 1 Newton when it displaces a body by, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, 1 मीटर in the direction of force। बड़ा सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन हो गया। अब कुछ बातें हम डिस्कस करेंगे, आई होप दिस यू हैव अंडरस्टूड। अब इस थीटा का जो वैल्यू है, ये देखो इस केस में 0 डिग्रीज है, कभी 0 डिग्री हो सकता है ना, जैसे अभी अभी इस एग्जांपल से देखो, एक बॉक्स को तुमने पुश किया, जिस डायरेक्शन में पुश किया, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, उसी डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, यानी थीटा 0 डिग्री है। लेकिन इस केस में, जैसे इंक्लाइंड प्लेन के केस में, थीटा का वैल्यू 0 नहीं है, हो सकता है 45 डिग्रीज हो सकता है 30 डिग्रीज हो, कोई भी एंगल, 35 डिग्रीज हो, कोई भी एंगल हो सकता है। एंड कुछ केसेस में तो 180 डिग्रीज भी हो सकता है थीटा का वैल्यू। ऐसा कैसे सर? ऐसा ऐसे कि फ्रिक्शनल फोर्स की बात अगर करते हैं, मान लो कोई बॉल है, बॉल रोल कर रहा है, बॉल रोल कर रहा है आगे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, इस तरह से, जिस डायरेक्शन में मैंने अभी एरो शो किया, बॉल उधर रोल कर रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स जो एक्ट हो रहा है सरफेस और इस बॉल के बीच में, फ्रिक्शनल फोर्स, याद करो फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है, वो मोशन को अपोज करता है, तो ये मोशन को रोकने की कोशिश कर रहा है, यानी फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स। तो अगर मैं पूछूं कि इस केस में व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन ऐसे, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऐसे, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 डिग्रीज का एंगल है, यानी थीटा 180 डिग्रीज। तो थीटा का वैल्यू के ऊपर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स पा सकते हैं। थीटा अगर 180 डिग्री है तो कुछ अलग टाइप का वर्क आएगा, नेगेटिव वर्क आएगा, हम देखेंगे। अगर थीटा 0 डिग्री है तो पॉजिटिव वर्क आ रहा है, और थीटा अगर 90 डिग्री है, ऐसा भी हो सकता है, थीटा 90 डिग्री है, सोचो थीटा अगर 90 डिग्री है, हो सकता है कि नहीं? थीटा 90 डिग्री मतलब वर्क और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री, हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे एक कुली है, अपने सिर के ऊपर एक लगेज ले लिया ऐसे, और हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, तो ये जो लगेज है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है जिस डायरेक्शन में मैंने एरो ड्रॉ किया। लेकिन अगर ग्रेविटेशनल फोर्स जो इस बॉक्स पर एक्ट हो रहा है वो वर्टिकली डाउन है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो अगर मैं बोलूं व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो एंगल क्या है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच, 90 डिग्री, तो थीटा 90 लेंगे उस केस में, और फिर उस हिसाब से हम सेट करेंगे फॉर्मूला जिसमें 0 आएगा, मैं बताऊंगा क्यों। अभी ये जो हमने 3 केसेस देखे, एक बार 0, थीटा का वैल्यू 0, एक बार थीटा का वैल्यू 90, और कभी कभी थीटा का वैल्यू 80। ये तीनों केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट अस अंडरस्टैंड, फिर हम क्वेश्चंस भी इस पर बेस्ड करेंगे। अभी देखो मैं क्रैश कोर्स कर रहा हूं, इसलिए कंसेप्ट भी बता रहा हूं, सब चीज। तो हम देखेंगे सबसे पहला स्पेशल केसेस,
कर रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जब हम थीटा का वैल्यू हम 0 डिग्री लेंगे, यानी इसका मतलब क्या है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में, तब थीटा 0 होगा, इजंट इट? तो इस केस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया, एफ एस कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा तो हमारा कॉस 0 डिग्रीज है, तो कॉस 0 का मतलब 1 होता है, तो एफ इंटू एस, कॉस 0 तो 1, तो इंटू वन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई वन इज द सेम थिंग। तो वर्क डन आ गया हमारा एफ एस, और ये पॉजिटिव आएगा, फोर्स कितना फोर्स लगा वो एक पॉजिटिव वैल्यू, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो एक पॉजिटिव वैल्यू, तो ये बेसिकली एक पॉजिटिव वर्क डन आएगा, तो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव वर्क का आएगा। एक चीज दिमाग में अब रिकॉर्ड कर लो, जब भी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो तब हमेशा पॉजिटिव वर्क मिलेगा तुम्हें। कभी भी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो पॉजिटिव वर्क होगा। ठीक है, अब हम लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। जब थीटा 90 डिग्रीज है, मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्रीज है। जैसा एग्जांपल मैंने अभी अभी बताया था, वो कूली लगेज को कैरी कर रहा है और हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, तो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच 90 डिग्रीज का एंगल है। तो अगर मैं निकालूं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो फॉर्मूला हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, एंड cos थीटा मींस cos 90, क्योंकि थीटा 90 है, एंड cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो f इंटू एस इंटू 0, cos 90 का वैल्यू 0 होता है, एंड ओवरऑल कुछ भी 0 से मल्टीप्लाई करो वो 0 बन जाता है, तो वर्क डन 0 आ गया। ये जो केस तुम्हें मिला, ये 0 वर्क डन का केस है, 0 वर्क डन का केस है, 0 वर्क डन का केस है, यानी वर्क वर्क लिख दिया यहाँ 0 होगा, 0 वर्क डन का केस है, यानी कि वर्क डन हुआ ही नहीं, फोर्स भी लगा, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। जब कुली अपना लगेज को सिर के ऊपर लेकर चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, वो मान लो कि 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया, लगेज अब इधर आ गया, ओके, लेकिन फोर्स भी लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कॉन्स्टेंटली लग रहा था नीचे, तो डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, फोर्स भी लगा, लेकिन वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स 0 आ गया। यानी ऐसा हो सकता है कि फोर्स भी लगे, डिस्प्लेसमेंट भी हो, लेकिन वर्क डन 0 हो। ये हो गया कभी भी। अब ये चीज रिकॉर्ड कर लो कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अगर एक दूसरे के बीच परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्रीज है उनके बीच का एंगल, थीटा 90 डिग्रीज है, तब वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। और जो थर्ड केस है वो है जब थीटा 180 डिग्रीज हो, यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, फोर्स अगर इधर लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट हो रहा है, और वाइस वर्सा, जो फ्रिक्शनल फोर्स के केस में मैंने बताया था, फ्रिक्शनल फोर्स अगर लेफ्ट साइड की तरफ लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा था, तो एंगल कितना था फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच, 180 डिग्री। इस केस में अगर मुझे निकालना पड़े वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, तो एफ एस कॉस 180 लगाऊंगा, क्योंकि थीटा 180 है, कॉस 180 का वैल्यू -1 होता है, तो एफ इंटू एस इंटू -1, यानी माइनस एफ एस, यानी वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव वर्क डन होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा। ये कंसेप्ट क्लियर हो जा रहा है कि अब याद रखना, कभी भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो नेगेटिव वर्क होता है। तीनों को एक बार तुरंत देख लो, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में हो पॉजिटिव वर्क, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो 0 वर्क डन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो नेगेटिव वर्क डन। अब चलो मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं, तुम लोग बताना कि यहाँ पे कैसा वर्क डन होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा, 0 वर्क डन होगा, क्या होगा बताना। यहाँ पर स्टेट in the following cases whether the work done is positive, negative, or 0. Work done by gravitational force on a freely falling body. Part B.
वर्क डन, काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बाय ग्रेविटेशनल फोर्स on a body thrown vertically upwards. Work done by muscular force on pushing a wall. देखना मजा आएगा. वर्क डन, पहले क्वेश्चन लिख दो, बाय centripetal force on a stone tied to a string which is being whirled in a circular path. देख रहे हो, देख रहे हो, वर्क डन बाय वर्क डन बाय नॉर्मल reaction force on a luggage kept on a head of a coolie while the coolie is walking on a horizontal प्लेटफॉर्म. देखो मैं काफी सारे एग्जांपल्स लिख दे रहा हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स के. एक टाइप्स ऑफ वर्क इतना अच्छे से कंप्लीट होगा ना, ठीक है. अब देखो सारे चीज को समझते हैं एक एक करके. तुम लोग बताना पॉजिटिव वर्क डन होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा. कैसे डिसाइड करेंगे, एक बार फिर से देख लो. पॉजिटिव वर्क डन तब होगा जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होगा. जीरो वर्क डन तब होगा जब थीटा 90 डिग्रीज होगा, यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होगा. और यहां पर जब 180 डिग्रीज होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो नेगेटिव वर्क होगा. अब देखते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी. कोई बॉडी नीचे गिर रहा है, फ्रीली फॉलिंग, नीचे अगर गिर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट नीचे. अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी किसी भी बॉडी पर हमेशा नीचे ही लगता है. ग्रेविटेशनल पुल हमेशा अर्थ की तरफ होता है. तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों नीचे के तरफ, दोनों नीचे की तरफ, दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी पॉजिटिव वर्क डन. वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स. बॉडी को थ्रो किया गया ऊपर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे लगता है. तो एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री, यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी नेगेटिव वर्क डन का एग्जांपल है. तुम्हें ना अगर कोई पूछ भी दे रहा, गिव एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव वर्क डन, तुम ये सारे एग्जांपल्स लिख सकते हो, ये वाला लिख सकते हो. गिव एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव वर्क, ये लिख सकते हो. वर्क डन बाय मस्कुलर फोर्स ऑन पुशिंग अ वॉल. एक वॉल है, वॉल तो रिजिड है, उसको तुम डिस्प्लेस नहीं कर सकते हो. तुम जान लगा दो इसको धकेलते धकेलते, फोर्स लगा दो बहुत सारा फोर्स, लेकिन डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, जीरो होगा. तो अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ तो जीरो वर्क. जीरो वर्क, देखो जीरो वर्क के लिए हमने एक कंडीशन तो ये देखा कि जीरो वर्क तब होगा जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो, और एक अभी देख लिया कि जीरो वर्क तब भी होगा जब डिस्प्लेसमेंट ही ना हो, क्योंकि वर्क के फॉर्मूला में एफ एस कॉस थीटा आता है. जब डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो तो फाइनल प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा. तो वर्क डन जीरो होने के लिए दो कंडीशन है, उसको हम लोग आगे एज अ क्वेश्चन भी लिखेंगे. एक कंडीशन तो ये है कि डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो जाए, जैसे इस केस में हुआ. दूसरा कंडीशन ये है कि डिस्प्लेसमेंट कुछ हो, फोर्स भी लगे, लेकिन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्रीज हो. Okay, work done by centripetal force on a stone tied to a string which is being whirled in a circular path. एक circular path पर एक string में हमने एक स्टोन लगा दिया, उसको घुमा रहे हैं. तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, व्हाइल द डिस्प्लेसमेंट, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द टेंजेंट. याद रखना ये चीज, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तुम अगर स्टोन को यहां छोड़ दोगे ना इस पॉइंट पर, तो स्टोन इसी टेंजेंट के पाथ से डिस्प्लेस हो जाएगा. डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द टेंजेंट एट दैट पॉइंट. दोनों के बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्रीज होता है, यानी फोर्स
और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल एट एनी पॉइंट इन द सर्कुलर पाथ इज 90 डिग्री। अब इस थीटा 90 डिग्री अगर हो गया फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, तो जीरो वर्क होता है। जीरो वर्क का ये बहुत ही बेहतरीन सा एग्जांपल है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये वाला एग्जांपल। कभी कभी तो वो एग्जांपल लिख देते हैं और ये पूछ देते हैं एज एन एमसीक्यू कि ये कौन सा वर्क है, ऑप्शन ए पॉजिटिव वर्क, ऑप्शन बी नेगेटिव वर्क, ऑप्शन सी जीरो वर्क, ऑप्शन सी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क। तो तुम्हें यहाँ टिक करना होगा जीरो वर्क। ओके, एमसीक्यूज भी इन्हीं सबसे पूछा जा सकता है। ओके, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन अ लगेज केप्ट ऑन अ हेड ऑफ अ कुली। देखो अभी कुली का एग्जांपल दिया था, वही सेम कुली है, वही बंदा है हमारा मन्नू लाल। ये कुली जो है अपने सिर के ऊपर लगेज को रखा हुआ है। तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन द लगेज। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा वर्टिकली अपवर्ड्स लगता है ना, इस लगेज के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है इसके हेड के द्वारा दिया जा रहा है इस लगेज पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये वर्टिकली अपवर्ड्स है। while the coolie is walking on a horizontal platform, ये कुली जब horizontal platform में चल रहा है तो displacement of the box is along the horizontal, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहां पर भी जीरो वर्क होगा क्योंकि थीटा 0 डिग्री है। तो देख लो आंसर हमने सारा लिख दिया। ठीक है, तो कौन सा 0 डिग्री, कौन सा नेगेटिव वर्क डन, कौन सा पॉजिटिव वर्क डन, समझ गया। एक और एग्जांपल एफ लिख लो, ये तो मैंने बताया था अभी अभी, फिर भी लिख लो एफ, अच्छा रहेगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, कभी भी वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स पूछे ना वो नेगेटिव ही होता है क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है, जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही फ्रिक्शन लगता है, तो ये नेगेटिव होगा ही। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऑन अ रोलिंग व्हील, एक चक्का जो घूम रहा है, चक्का अगर मान लो इधर भी घूम जा रहा है तो फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, थीटा इज 180, इसका मतलब कि ये नेगेटिव वर्क डन होगा। देखा कितना सारा अच्छा सा क्वेश्चंस कर लिया। कुछ और क्वेश्चन करेंगे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है भाई साहब, अभी तो हमारा चलेगा, अभी ये लेक्चर आगे चलेगा। अगर लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अभी तक नहीं देखे हो तो उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, उनको देख लेना, चैप्टर 1 भी अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। राइट, नाउ 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 लिखो, अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स, एक बॉडी पर फोर्स लगा। स्टेट टू कंडीशंस, वो दो कंडीशन बताओ व्हेन द वर्क डन इज जीरो, जब वर्क डन जीरो हो। ये बोर्ड्स में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चिल्ड्रन, इसको सिंसियरली लो। वर्क डन जीरो का कंडीशन बताओ, फोर्स लगा बॉडी पर लेकिन फिर भी वर्क डन जीरो क्या होगा। लिखेंगे द टू कंडीशंस, पहले तो हेडिंग दे देना, द टू कंडीशंस व्हेन द वर्क डन विल बी जीरो इज, पहला कंडीशन क्या है, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, जब डिस्प्लेसमेंट ही हुआ नहीं, जैसे वॉल को हमने पुश किया, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। ठीक है, यानी दैट इज एस इज इक्वल टू जीरो। दूसरा क्या है, व्हेन द फोर्स इज, या फिर डिस्प्लेसमेंट इज, डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में लिखते हैं, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब क्या, परपेंडिकुलर 90 डिग्रीज, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज नॉर्मल टू द फोर्स, फोर्स के साथ परपेंडिकुलर नॉर्मल हो, दैट इज द थीटा इज 90 डिग्रीज। थीटा 0 डिग्रीज नहीं, थीटा 90 डिग्रीज होगा, तब जीरो वर्क डन होगा, क्योंकि cos 90 का वैल्यू जीरो होता है। अगर थीटा 0 डिग्री है तो जीरो वर्क डन नहीं होगा, कई बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि थीटा 0 मतलब जीरो वर्क डन, ना ना ना, थीटा 90 मतलब जीरो वर्क डन, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, बी वेरी केयरफुल हियर। लिखते हैं एक क्वेश्चन बोर्ड्स के लिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, व्हेन अ बॉडी, चाहे वो बॉडी हमारा प्लैनेट क्यों ना हो, क्योंकि प्लैनेट में भी हम अज्यूम करते हैं कि वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है अराउंड द सन, वैसे तो एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, लेकिन इन क्वेश्चंस को करने में जब हम बोलते हैं कि वर्क डन बाय अ प्लैनेट ऑन, वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके, ऑन अ प्लैनेट ऑन while revolving around the sun, तो हम बोलेंगे जीरो, क्योंकि मान लेते हैं कि सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है, इस चीज को याद रखना। व्हेन अ बॉडी मूव्स
इन अ सर्कुलर पाथ, कोई भी बॉडी जब सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, whether it is electron revolving around the nucleus, or it is a stone which is being rotated, or it is the planet which is revolving around the sun, how much work is done by the body? Give reason. वही घिसा पिटा सेम कॉन्सेप्ट, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछा जाएगा, इसलिए मैं लिखा रहा हूं. लिखो, when a body moves in a circular path, जीरो वर्क, अंडरलाइन कर देना इसको, टीचर यही देखना चाहता है. जीरो वर्क इज डन as the centripetal force always acts towards the center, as the centripetal force on the body at any instant is directed towards the center of the circular path, center of the circular path, ये तो जानते ही हो, मैंने बोला बताया है. And the displacement at that instant, displacement क्या होगा? Tangent के along. And the displacement at that instant is along the tangent, to the circular path. That is, theta is 90 degrees. इसीलिए वर्क डन जीरो होगा. हमने रीजन भी लिख दिया, क्योंकि रीजन भी पूछा है, रीजन भी लिख दिया. न्यूमेरिकल, अभी न्यूमेरिकल नहीं किया, बहुत सारे कंसेप्ट्स को टच किया, अब न्यूमेरिकल करते हैं. जितना भर पढ़ा है उसमें से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछा जा सकता है. अ क्रेन pulls up a car of mass 500 kg to a vertical height of 4 meters. Calculate the work done by the crane. Work done by the crane. देखो, यहां पर एक चीज हम अज्यूम करेंगे कि ये जो क्रेन इस कार को ऊपर उठा रहा है, तो कार का जो वेट है उतना ही फोर्स लगाकर ये क्रेन इस कार को उठा रहा है. यू नो दैट वेट इज ऑल्सो फोर्स. तो पहले हम इस कार का वेट निकाल लेते हैं. कार का वेट जो भी आएगा, जितना भी न्यूटन आएगा कार का वेट, उतना ही न्यूटन ये क्रेन भी अप्लाई कर रहा है ऊपर के डायरेक्शन में. क्योंकि मिनिमम, मान लो एक बॉडी है जिसका वेट है 10 न्यूटन. इस 10 न्यूटन के बॉडी को अगर तुम्हें ऊपर उठाना है तो तुम्हें मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? 10 न्यूटन का फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा मिनिमम. 10 से ज्यादा लगाओगे तो डेफिनेटली उठेगा, लेकिन 10 से कम लगाओगे तो डेफिनेटली नहीं उठेगा. तो मिनिमम, द वेरी यू हैव टू स्टार्ट विद 10 न्यूटन. अगर भारी है ये, तो इसको उठाना है तो ऊपर के डायरेक्शन में 10 न्यूटन का मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा. तो क्रेन भी मिनिमम जो फोर्स लगाएगा इस कार को उठाने के लिए, वो इस कार का वेट के इक्वल होगा. तो पहले तो हम क्या क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है मास ऑफ द कार. मास दिया हुआ है 500 kg. और हम जानते हैं कि वेट अगर हमें निकालना है, वेट को W से इंडिकेट मत करना, क्योंकि W से हम वर्क को इंडिकेट करते हैं. तो वेट ऑफ, इसलिए वेट ही लिख देता हूं पूरा. वेट ऑफ द कार क्या हो गया? mg. वेट का फॉर्मूला क्या होता है? mg. 9th में पढ़े होगे. फोर्स इज व्हाट? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना. फोर्स इज ma. तो ये वेट है फोर्स, m है मास, a इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जिसे g से रिप्रेजेंट किया गया. जी का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, इसलिए हम जी को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे. 500 kg इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो भी आएगा दैट इज द वेट ऑफ द कार, 4900 न्यूटन. अब इतना ही फोर्स चाहिए इस क्रेन को ऊपर उठाने के लिए. क्रेन ऊपर उठेगा, डिस्प्लेसमेंट, क्रेन यानी कार ऊपर उठेगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर होगा, फोर्स भी ऊपर लगेगा. दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में. पॉजिटिव वर्क डन का केस है. तो वर्क डन निकालते हैं. वर्क डन इज F इंटू एस.
कॉस थीटा, वैसे तो थीटा 0 डिग्रीज है क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो डायरेक्ट एफ इंटू एस लिख सकते हो। फोर्स कितना है 94900, एस कितना है, कितना ऊपर गया, वर्टिकल हाइट ऑफ 4 मीटर्स, एस दिया हुआ है 4 मीटर्स। और कॉस 0 डिग्रीज, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये आ गया हमारा 19600 जूल्स, इसका वैल्यू तो 1 होता है, ये लिखो चाहे ना लिखो यहाँ पर, ठीक है, 19600 जूल्स। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है भाई, इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इजी इजी क्वेश्चन इसमें, अभी तो शुरू में बहुत हार्ड नहीं रहेंगे, धीरे धीरे हम हायर लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बॉडी व्हेन एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स of 10 kgf gets displaced by 0.5 meters. Calculate the work done by the force when the displacement is number 1 in the direction of force, number 2 at an angle of 60 degrees with the force, number 3 normal to the force. नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर टू द फोर्स। बड़ा इजी सा प्यारा सा क्वेश्चन है, देखो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन। अ बॉडी व्हेन एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ 10 kgf, फोर्स दिया हुआ है 10 kgf। अच्छा एक और चीज दिया हुआ है कि जी का वैल्यू मुझे 10 न्यूटन पर केजी लेना है। 10 न्यूटन पर केजी का मतलब है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे गिवन क्या क्या है चिल्ड्रन, गिवन है फोर्स का वैल्यू, फोर्स कितना है 10 kgf। ऐसा यूनिट में नहीं है, तुरंत ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। केजीएफ को अगर मुझे न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो मुझे जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जी का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 10 लेना पड़ेगा, यानी 10 इंटू 10 ये हो गया 100 न्यूटन, फोर्स आ गया हमारा 100 न्यूटन। द बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय दिस फोर्स 100 न्यूटन एंड इट गेट्स डिस्प्लेस्ड बाय 0.5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0.5 मीटर। कैलकुलेट द वर्क डन, हमें वर्क डन निकालना है, लेकिन पहले क्या, वर्क डन निकालो बाय द फोर्स व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम हो तभी हम बोलेंगे कि व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी थीटा 0 डिग्रीज है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस 0 डिग्रीज। एफ का वैल्यू पहले तो फॉर्मूला लिख दो, एफ एस कॉस थीटा, उसके बाद एफ के जगह लिखो 100 न्यूटन, एस इज 0.5 मीटर एंड कॉस थीटा इज कॉस 0 डिग्रीज, यानी 50 जूल्स। कॉस 0 का वैल्यू तो 1 होता है और 100 इंटू 0.5 इज 50 जूल्स। नंबर 2 क्या है, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज विद द फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल कितना 60 डिग्रीज, थीटा 60 डिग्रीज है, तो एफ एस कॉस थीटा लगाएंगे, एफ के जगह वही 100 वही 0.5 इंटू वही कॉस थीटा मतलब कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 का वैल्यू हाफ होता है, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, ये पूरा आ जाएगा 50 इंटू मतलब 25 जूल्स आ गया। थर्ड वाला क्या बोल रहा है, वर्क डन निकालो व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज नॉर्मल टू द फोर्स, यानी थीटा 90 डिग्रीज है, तो एफ एस कॉस थीटा वही बोरिंग सा फॉर्मूला, एफ के जगह 100, एस के जगह 0.5, कॉस थीटा के जगह कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, तुम किसी भी चीज को अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, तो वर्क डन आ जाएगा 0 जूल्स या सिंपली 0। बड़ा प्यारा सा इजी सा क्वेश्चन हमने कर लिया। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते एक छोटा सा टॉपिक, वो है पावर। बड़ा इजी है, बड़ा कुछ नहीं इसमें, लिखो क्वेश्चन के तहत लिखो डिफाइन पावर, डिफाइन द टर्म पावर, राइट इट्स एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट बताओ, इज इट अ स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी। पावर क्या होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क
is defined as power. रेट का मतलब ये होता है कि डिवाइड कर दो टाइम से। वर्क का रेट मतलब किस स्पीड से वर्क हो रहा है, उसे हम पावर बोलते हैं। ठीक है, यानी पावर इज नथिंग बट वर्क डन अपॉन टाइम। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा चल रहा है, वर्क का होता है जूल, टाइम का सेकेंड, यानी जूल पर सेकेंड, जिसे हम बोलते हैं वॉट। तो एस आई यूनिट, इट्स एस आई यूनिट, पावर का ऐसा यूनिट वॉट होता है। इट्स ऐसा यूनिट इज वॉट, WATT। ऐसा यूनिट वॉट हो गया। और ये स्केलर है कि वेक्टर है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। जस्ट लाइक वर्क डन, इट इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से इसका मीनिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। डिफाइन 1 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन 1 वॉट। इसी फॉर्मूला से हम 1 वॉट को डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि पावर अगर 1 वॉट है तो वर्क डन है 1 जूल ऊपर में, और टाइम नीचे मतलब सेकेंड है 1 सेकेंड। तो वर्क डन, आई मीन पावर 1 वॉट तब होगा जब 1 जूल ऑफ वर्क किया जाए 1 सेकेंड में। लिखेंगे द पावर स्पेंट is said to be 1 वॉट, या फिर ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, 1 वॉट इज डिफाइंड एज द पावर स्पेंट व्हेन, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिखेंगे द पावर स्पेंट इज सेड टू बी 1 वॉट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। इसी के साथ आज का हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है, लेक्चर नंबर 3। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तुम लोग अपना ओपिनियंस जरूर बताना, कैसा लग रहा है रिवीजन क्लासेस, क्या वाकई हेल्पफुल लग रहा है कि नहीं, कैसा लग रहा है मुझे बताना। लेक्चर 4 में जल्द से जल्द मिलते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।